अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। जितने भी प्रोग्राम के नीचे आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं, सब अपनी अपनी दिल की बात भी कह रहे होते हैं, फीडबैक भी देख रहे होते हैं, तो वहीं पे लव यू सो मच भी कह रहे होते हैं। यही मेरा एक पैगाम था जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आप सब लोगों ने भी अपना लिया है कि मोहब्बतों को बांटना है, नफ़रतों को ख़त्म करना है। मुझे खुशी होती है। आज भी मैं पढ़ रहा था आपके कमेंट्स और मैं उनको हार्ट का वो दे रहा था। तो आप कमेंट्स मुझे लाजमी किया करें हर स्टोरी के नीचे, हर प्रोग्राम के नीचे, क्योंकि उनको मैं पढ़ता हूँ और उसी को सामने रख के मज़ीद मैं कोशिश करता हूँ आपकी पसंद और नापसंद को सामने रखूँ। आज की कहानी जो मुझे भेजी है जी, इनका नाम है, उन्होंने कहा बेशक मेरा नाम चेंज कर दें या मेरा नाम रियल बता दें। तो जगजीत सिंह जी, आपका नाम मैं रियल ही बता रहा हूँ, इनका नाम ही ओरिजिनल नाम है, इनका रियल नाम है जी जगजीत सिंह। यूएसए से आपका ताल्लुक है, लेकिन मैं आपकी जो स्टेट है वो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया तो उसको नहीं बताना चाहिए। जगजीत सिंह ने जी ये यूएसए से मुझे कहानी, सच्ची कहानी भेजी है। वो कहते हैं मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइविंग के दौरान आपकी कहानियाँ 10-10 घंटे की जब मेरी ड्राइविंग होती है तो मैं कहानियाँ लगा लेता हूँ और सुनता रहता हूँ। टाइम का पता ही नहीं लगता कि कैसे मेरा सफ़र ख़त्म हो गया। वो कहते हैं मुझे शुरू में पता नहीं था आपकी कहानियों का, ना मैं सुनता था। मेरे बच्चे जो हैं, कुछ मिलने वाले जो थे वो सुनते थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि यार ये कहानी सुनो, और मैंने कहानी सुनी तो ऐसा नशा चढ़ा है इस कहानी का कि अब मुसलसल आपकी स्टोरी मैं लाजमी सुनता हूँ। उन्होंने कहा मेरी एक ज़िंदगी की सच्ची कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा इन चीज़ों पे पहले विश्वास नहीं था, मैं यकीन नहीं करता था इन चीज़ों पे, भूत प्रेत जिन इन सब चीज़ों पे। ना ही मेरी बीवी इन चीज़ों को मानती थी। अगर कहीं पे जिन भूत इस तरह की चीज़ें थीं तो थीं, हम लोग लेकिन इस तरह करते थे, हमें उनसे क्या लेना देना, हम कहते थे नहीं होती कुछ भी, हम इग्नोर करते थे इनको। मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बेटा, हम एक अपार्टमेंट में रहते थे। यूएसए में जो अपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे जुड़े हुए अपार्टमेंट होते हैं, शोर शराबा ये वो छोटे से होते हैं। वहाँ पे हमारी जो ज़िंदगी थी गुजर तो ठीक ही रही थी, लेकिन दिल के अंदर एक ख्वाहिश थी कि हम बड़े से घर में शिफ्ट हों। उस घर में भी कुछ वाक़यात ऐसे होते थे जिससे मेरी बीवी चिढ़ सी जाती थी। वो अक्सर ये होता था कि दूध उबलने के लिए उन्हें रखा किचन के अंदर, काम में मसरूफ़ है, वही वापस मुड़ी तो गिरा हुआ होता था। तो जानवर तो अंदर अपार्टमेंट में आ ही नहीं सका, ना ही हमने कोई पाला हुआ था, तो दूध कैसे गिर गया। इसी तरह बाज़ औक़ात चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती रखी है तो डब्बा वो सही रख के गई हैं, वापस आई हैं, वो नीचे गिरा हुआ है, आधी नीचे गिर चुकी है पत्ती और आधी ऊपर रखी हुई है। इस तरह की चीज़ें होती थी, तो मेरी बीवी इससे बहुत तंग होती थी। और ये आज मेरे साथ भी होता रहा है। मुझे एक बहुत चीज़ चाहिए थी, अहम चीज़ थी, जिस जगह पे मैंने रखी थी मुझे 100% याद था, मैंने वहीं पे रखी थी और वहीं से मिलती थी, लेकिन आज नहीं मिली। ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, अब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी फिर मिल जाएगी। ये मखलूक इस तरह करती है। तो हमारे घर में इस तरह की चीज़ें हो रही थी। मेरी बीवी मुझे अक्सर कहती है और मैं कहता यार तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है, हो गया होगा, तुम बेध्यानी में चीनी गिरा गई होगी, बेध्यानी में पत्ती तुमने गिरा दी होगी। दूध का मैं उसको जवाब ना दे सकता कि हाँ वो कैसे गिर गया, उबल तो सकता है, बर्तन गिर नहीं सकता। इस तरह की चीज़ें होती रहीं। तो वहीं पे मेरे एक जानने वाले हैं, पाजी उन्होंने लफ्ज़ किया है, उन्होंने पूरी कहानी मुझे पंजाबी में सेंड किया। मुझे मज़ा आया सुन के कि साढ़े भाजी सी, असी भाजी नूं फिर क्या भाजी ने सानू फ्लैट लेके दिता। इस तरह की बड़ी क्यूट सी उनकी पंजाबी थी जिसमें उन्होंने मुझे कहानी वॉइस मैसेज में सेंड की। तो उन्होंने अपने एक मिलने वाले थे पाजी, जिनको वो कह रहे थे, इज़्ज़त एहतराम में वो कह रहे थे उनको पाजी, तो उनको उन्होंने इस तरह जिक्र किया कि यार बीवी परेशान है, घर में कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई चीज़ें बिखर जाती हैं, कभी खाने पीने का सामान इधर बिखरा पड़ा होता है, वो तंग आई हुई है, तो कोई हम चाह रहे हैं यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, वैसे भी अपार्टमेंट है, छोटा है, शोर शराबा है। तो पाजी खुश हुए, उसने कहा यार मेरा घर है, अभी किराएदार छोड़ के गए हैं, खाली पड़ा हुआ है, पहले क्यों नहीं बताया, आप मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। तो हमने जब उनसे किराया वगैरह की बात की, उन्होंने कहा यार जितना दिल करे दे देना। तो हमने कहा हम तो अपार्टमेंट का इतना किराया दे रहे थे। उन्होंने कहा बस यही मुझे दे देना। तो हम तो खुश हो गए कि एक छोटे से अपार्टमेंट से हम एक सिंगल स्टोरी घर में शिफ्ट होने जा रहे थे, जो एक काफ़ी बड़ा घर था। दोस्त ने हमें साथ लिया और हम रवाना हो गए उस घर को देखने के लिए, जो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा हम खुश थे कि चलो दिल की मुराद पूरी हुई, आज हमें एक बड़ा घर मिलने जा रहा है। जब गाड़ी हमने रोकी, नीचे उतरे और सामने जो मंजर था वो एक बहुत ही पुराना घर था।
देखते ही अंदाज़ा हो गया काफ़ी पहले का बना हुआ ये घर है, रंग रोगन उसका ख़राब हो चुका था और उसकी लुक भी जो बाहर से थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। बाहर से ही खड़े होकर देखते ही दिल थोड़ा सा उदास सा हो गया कि बहुत ही पुराना बना हुआ घर है जिसकी बाहर से ही लुक बताती है, ये कैसा होगा। जब हम अंदर दाखिल हुए तो उसके अंदर जो कारपेट बिछा हुआ था वो भी इतना पुराना हो चुका था कि मज़ीद उस घर को पुरअसरार बना रहा था, पुराना बना रहा था, भदा बना रहा था, बुरा बना रहा था। उसने हमें जब घर दिखाया, एक बड़ा बेडरूम, 2 छोटे बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, अटैच बाथ। घर तो अंदर से काफ़ी बड़ा था, सिंगल स्टोरी था, लेकिन बहुत ही पुराना था क्योंकि हमें उतने पैसों में मिला था जितने पैसों में हमारा अपार्टमेंट था। तो मैंने उनका, पाजी अगर मेहरबानी हो तो ये कारपेट यहाँ से हटवा दें, क्योंकि मेरी बीवी ने वहीं पे ही मुझे साइड पे कह दिया कि उनसे रिक्वेस्ट करें ये कारपेट ही चेंज करवा दें और इसकी जगह पे ये लगवा दें और इसको रंग रोगन करवा दें। पाजी ने कहा मैं ऐसा करवा देता हूँ। कारपेट वहाँ से हटा दिया गया, रंग रोगन करा दिया गया और नीचे फर्श भी चेंज हो गया। तो उस घर की लुक अब इतनी अच्छी हो गई थी रंग रोगन के बाद कि हमें लगा अब ये एक अच्छा खूबसूरत घर बन चुका है। उसके अंदर जो बाहर से वीरानी थी, पुरअसरारियत सी थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। सारा सामान वहाँ से उठा लेने के बाद जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो ये 2 दिन के लिए मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि मेरी जॉब इस तरह की थी, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं जब रूट पे जाता हूँ तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भी लग जाता है। तो लंबे रूट भी होते हैं, छोटे रूट भी होते हैं। घर आते हैं 1 से 2 दिन के लिए और उसके 1 से 2 दिन के बाद फिर रवाना हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे इस तरह के दोस्त बने हैं ट्रक चलाने वाले जो अमेरिका में हैं। ज़्यादा अमेरिका में जितने भी ट्रक चलाने वाले हैं, जिन्होंने कहानी सुन रखी है वो तो मुस्तकिल मिजाजी से सुनते हैं और जिनको कोई भेज दे तो वो फिर बाकायदगी से सुनते हैं। तो बहुत प्यार करने वाले हैं, दोस्त हैं जो अब बन चुके हैं वहाँ पे। तो वो कहते हैं मैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए घर आता और उसके बाद मैं चला जाता। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि बीवी जहाँ पे सुकून में रहे, वो कंफर्टेबल हो। तो अब ये घर उसकी मर्ज़ी का आ गया था, बड़ा घर भी था, कारपेट भी बिछ के हटा के वो नीचे फर्श आ गया, रंग रोगन भी हो गया, घर बहुत अच्छा हो गया। हमने सारा सामान अपना शिफ्ट किया। मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली एक्स्ट्रा। सैटरडे नाइट थी कि हमने सारा का सारा सामान इस घर के अंदर शिफ्ट कर लिया। सैटरडे संडे घर के अंदर सेटिंग करते हुए, ये वो करते हुए तकरीबन 2-3 दिन हमें लगे इसको शिफ्टिंग के अंदर। संडे को सारी शिफ्टिंग कंप्लीट होगी, बीवी भी रिलैक्स हो गई, काम ख़त्म हो चुका था, मैं भी रिलैक्स हो गया। एक ऐसा बड़ा घर जो पुराना तो था, लकड़ी का बना हुआ भी था। अक्सर काम इसमें लकड़ी का था क्योंकि अमेरिका में मैंने आपको बताया ज़्यादा जो घर हैं वो ईंटों के नहीं होते, सीमेंट के नहीं होते, लकड़ी के बने होते हैं। क्योंकि मैं रह के आया हूँ, देख के आया हूँ। तो जिस जगह पे उन्होंने घर लिया था ये भी एक सारा लकड़ी का बना हुआ घर था। 2 तरह की लकड़ी के घर होते हैं। एक मैंने पिछली कहानी में आपको सुनाया था, वो होते हैं एक केबन टाइप बने हुए, फट्टे लगे हुए होते हैं उसके ऊपर, वो और लकड़ी होती है। ये जिस तरह की लकड़ी लगी होती है, ये जिस घर में मैं रहता रहा हूँ उसमें मेरे कुछ राज के प्रोग्राम की ओपनिंग भी देख सकते हैं, पीछे रेड कलर हुआ है, पेंटिंग है, मैं बैठा हूँ, वो सारा लकड़ी ही है, लेकिन वो ख़ास अंदाज में लगाई जाती है। लगता ऐसे है कि सीमेंट की दीवार है, लेकिन असल में वो लकड़ी होती है। लकड़ी का ये बना हुआ घर था, पुराना घर था, लेकिन अब बीवी इसमें खुश थी। यहाँ तक इतवार वाले दिन पूरा घर सेट हो गया और सोमवार जब मैं सुबह उठा तो तैयारी करने लगा कि मैं अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाऊँ। बीवी मेरा टिफ़िन बना के मुझे देती थी, उसने मेरा टिफ़िन तैयार किया, मैंने टिफ़िन लिया और अपनी उस गाड़ी के अंदर जाके सवार हो गया, जो मेरी छोटी सी गाड़ी जिसमें मैं जाता था। ऑफिस पहुंचने के बाद अपनी गाड़ी को वहीं पे खड़ा करता और ट्रक लेके रूट पे निकल जाता। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, जितने दिन का रूट होता उसको मुकम्मल करने के बाद, ट्रिप के बाद जब मैं वापस आता, ट्रक वहीं पे खड़ा करता, अपनी गाड़ी लेता और घर आ जाता। आज भी टिफ़िन गाड़ी के अंदर रखते हुए दोनों गाड़ी के गेट ठक ठक बंद किए मैंने और गाड़ी चल पड़ी उस रूट की तरफ जो मेरे ऑफिस की तरफ जाता था। सिंगल सड़क से गाड़ी चलते चलते जैसे ही उस रोड पे पहुंची जहां से हाईवे शुरू होता था, और जैसे ही मैं हाईवे पे दाखिल हुआ, एकदम से क्या हुआ ना मुझे समझ आया ना उसको समझ आया जो मेरी तरफ आ रहा था, कि हमारा इतना खौफनाक टकराव हुआ गाड़ियों का कि मेरी गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई और उसकी गाड़ी भी आगे से अच्छी खासी तबाह हो गई। हैरत की बात यह थी, ना चोटें उसको लगी थी ना चोटें मुझे लगी थी। हम दोनों खैरो आफियत से थे, लेकिन मेरी गाड़ी तो बिल्कुल ही तबाह हो गई थी, उसकी गाड़ी हाफ तबाह हुई थी।
फिर एक वही जो कार्रवाई होती है, बुलाया गया वहाँ के पुलिस को और सारी कार्रवाई की गई, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। तो उन्होंने वहाँ पे देख के कहा कि गलती दोनों की ही नहीं है, अगर किसी एक की गलती होती तो उस पर एक्शन लेते। तो उनको अंदाज़ा हो गया था कि इस तरह की सिचुएशन बनी थी, गलती दोनों की ही नहीं थी। तो कहता फिर मैं वापस घर आ गया और तकरीबन कोई 2 बजे के करीब मेरी वाइफ ने अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया और ऑफिस छोड़ के वापस आ गए। ये तकरीबन इस घर में रहते हुए मेरी वाइफ को, मैं तो अब जॉब पे चला गया था, ये कोई मेरे जाने के नेक्स्ट नाइट थी कि मेरी वाइफ कहती हैं रात के 11:20, या वो भूल भी रहे थे या 25 मिनट, मैं 20 ही कह देता हूँ, 11:20, क्योंकि उन्होंने कहा लफ्ज़ यूज़ किया, 20 थे या 25, मतलब भी मैं भूल रहा हूँ, तो इसलिए मैं एज इट इज़ बोलता होता हूँ जिस तरह लोग स्टोरी बोलते हैं। तो कहते हैं 11:20 पे मेरी वाइफ कहती है वो अपने बेडरूम में थी, मास्टर बेडरूम में, जो सबसे बड़ा बेडरूम होता है वो मास्टर बेडरूम। वो कहती है तो उनको ना एक आवाज़ सी आई, ठक ठक, ये लकड़ी की एक ऐसी ठक ठक की आवाज़ आई कि वो उनका ध्यान उस तरफ गया कि आवाज़ किस सिम से आई है, लेकिन वो चंद सेकंड के लिए आई थी, उसके बाद ख़त्म हो गई। वाइफ ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, रात गुजर गई सुकून से, सारा दिन सुकून से गुजर गया, और रात का जब पहर आया तो सेम 20 मिनट पे ठक ठक। इस बार भी वाइफ का ध्यान उस तरफ गया, लेकिन जैसे ही ध्यान गया आवाज़ ख़त्म हो गई थी और कुछ देर वो बैठी इंतज़ार करती रही, कोई आवाज़ नहीं आई। 3-4 दिन तो ऐसे गुजर गए, लेकिन 5वें दिन बीवी को एक एहसास हुआ, ये जो आवाज़ आती है पूरे उसी टाइम पे आती है, आगे पीछे क्यों नहीं आती है, किस चीज़ की आवाज़ है। अगले दिन आकर वो उठी, 5वें दिन उठ के जब वो आवाज़ आई ठक ठक, तो वो बाकायदा दोनों बेडरूम्स में गई देखने के लिए, कोई जानवर है, बिल्ली है, चूहा है, क्या है, नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। दिन को रात को कहीं किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, तो ये आवाज़ किस चीज़ की आती है। और जब कुछ भी ना पाया तो अगले दिन मैं घर में दाखिल हुआ, सब खैर आफियत, बीवी ने कहा बेहतरीन टाइम गुजरा, लेकिन एक चीज़ हुई अजीब सी, पता नहीं समझ नहीं आ रहा, 11:20 जैसे होते हैं तो ठक ठक की आवाज़ होती है, तो मैं हंस पड़ा। क्या बातें कर रही हो यार, 11:20 पे ठक ठक की आवाज़ आती है, इन चक्करों में कहाँ पड़ गया, छोड़ो इनको। और बात आई गई हो गई, मैं 2 दिन घर रहा, वापस चला गया, लेकिन आवाज़ अभी भी बाकायदगी से आ रही थी। जैसे ही टाइम होता 11:20 पे आवाज़ आती, अब तो बेगम ने नोट करना शुरू कर दिया था, 11:20 होते ही बाकायदा तौर पे आवाज़ आती थी। वो डरती नहीं थी, उसके बावजूद अब उसने उस आवाज़ का पीछा भी किया, उठ के कमरों में भी गई, बाकायदगी से नोट करती, लेकिन आवाज़ आती कुछ सेकंड के लिए, टक टक होती और ख़त्म हो जाती थी। तो ये एक आम सी बात, लेकिन हैरानगी की ये बात ये थी उसी ही टाइम पे क्यों होती है, कोई घड़ी थोड़ी लगी है जो क्लॉक है जो बजती है, ये कुछ है। अगले दिन उसने ऐसे किया, अब उसने बाकायदा यूं शुरू ट्रेस करने के लिए इस आवाज़ को कहाँ आती है। जब 11:20 होने वाले होते तो 2 मिनट पहले वो 7 वाले कमरे में एक दिन बैठ गई, मैं देखूं यहाँ से आती है, आवाज़ आई लेकिन उस कमरे से नहीं। अगले दिन वो उससे 7 वाले कमरे में बैठी, आवाज़ आई लेकिन उस कमरे से नहीं। फिर वो अपने मास्टर बेडरूम में आ गई, आवाज़ आई लेकिन उस जगह से भी नहीं आई। तो समझ नहीं आ रही थी आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर इसके अलावा कोई भी ऐसे मामलात नहीं हुआ। कहते हमारे 2 महीने बिल्कुल बेहतरीन गुजरे। वो जो एक हादसा था वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा था, हादसा हुआ तो इसलिए हमने उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया था, लेकिन मैं खैर आफियत से था, गाड़ी का कोई मसला नहीं था। 2 महीने बाद वो जो छोटा बेटा था, बिल्कुल छोटा सा 3 साल का हुआ था, उसकी सालगिरह हुई। सारे रिश्तेदार मिलने वाले जितने भी थे, जान पहचान वाले, वो भी उस दिन घर में आए। बहुत अच्छी हमने सालगिरह की और आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम हुआ सारे अपने घरों को चले गए। उसके बाद कहता है उस सालगिरह के बाद से उस घर के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई जो हमारी समझ से बाहर थी, क्योंकि मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था, लेकिन मेरी बीवी परेशान होती जा रही थी। एक दिन वो अकेली शाम का टाइम, वॉशरूम, इंसान जो जाता है वो वॉशरूम में गई, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया, लेकिन वो एहतियातन इस तरह भी रखती थी, छोटा सा बेबी घर में था तो माँ का ध्यान बच्चे की तरफ ज़रूर होता है। तो उस वक्त वॉशरूम में बैठे हुए उनका दरवाज़ा इस अंदाज में खुल गया, वो ऐसा था नहीं कि खुद से खुल जाए और अंदर कोई हवा का प्रेशर भी नहीं था कि उस दरवाजे को खोल दे।
दरवाज़ा जिस अंदाज में खुला तो मेरी वाइफ चौंक सी गई कि ये दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे खुल गया। वज़नी दरवाज़ा है, ऐसे लहरा के इसको इस तरफ नहीं जाना चाहिए, तो ये कैसे चला गया। लेकिन फिर भी उसने इस पे फोकस नहीं किया। और 2 दिन के बाद वो कहती हैं रात का टाइम था, वो आवाज़ जो अब भी आती थी, जिन दिनों में मैं घर में होता था तो उस वक्त वो नहीं आती थी, वाइफ को वो आवाज़ आती थी। तकरीबन रात के कोई 12 बजे का टाइम था, तकरीबन सोने के करीब ही थी वाइफ, यूं सोचिए, यूं समझिए आंखें बंद थी और लेटी हुई थी, तो बाहर से दरवाज़ा नॉक हुआ। वाइफ ने आंखें खोली कि क्या हुआ है, मैं किस वजह से उठी हूँ। दिमाग ने कहा लगता है कोई दरवाज़ा नॉक हुआ है, शायद मैं दरवाज़ा नॉक होने से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ये सोच के वो उठी और चलती हुई दरवाजे की तरफ गई। पूछा कौन है, कोई जवाब ना आया तो दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर भी कोई नहीं था। वो समझी मैं नींद में, ऐसे झटके में, नींद में, ख्वाब में डर गई हूँ, वहम सा हो गया, इसका मतलब दरवाज़ा नहीं खटका था। आके लेट गई, कुछ देर वेट करती नहीं, दरवाज़ा खटका, कुछ भी नहीं हुआ, सो गई। अगली ही रात सेम टाइम पे दरवाज़ा खटखटाया गया। अब भी वो सोई हुई थी, लेकिन कल तो इसलिए वो मज़ीद आके वेट करने के बाद लेट गई कि शायद नींद में मुझे ख्वाब में ऐसा महसूस हुआ, असल में था नहीं। आज भी जब वो सोई हुई थी तो दरवाज़ा किसी ने ठक ठक, सोया हुआ बंदे ने जब आंखें खोली तो एहसास हुआ दरवाज़ा खटका है। तो अभी वो उठी नहीं, बिस्तर से लेटी रही कि मैं देखूं दरवाज़ा दोबारा भी खटता है या मेरा वहम है। वहीं बिस्तर पे लेटे हुए उस दरवाजे का भी वो इंतज़ार ही कर रही थी कि खटकता है कि नहीं खटकता, कि दोबारा दरवाज़ा खटखटाया गया। और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया गया तो अब बात वहम वाली नहीं थी, अब यकीन वाली थी। तो वो एकदम से परेशान होगी, इस वक्त कौन आया है। वो ये ख्याल करके कहीं मैं ना आया हूँ, वो उठी हैं, चलती हुई गई हैं, दरवाज़ा खोला और जब बाहर झांक के देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। क्योंकि कल की रात जो वो उठी थी तो उस वक्त तो वो नींद का समझ के सो गई थी, लेकिन आज उनके जहन में सिर्फ ये चल रहा था कि कहीं जगजीत ना आए हों। लेकिन जब बाहर कोई भी ना था, वापस आई, काफ़ी देर सोचती रहीं। आज तो वहम नहीं था, आज तो कोई ख्वाब नहीं था, आज तो दूसरी दफ़ा दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खटखटाने पे मेरी आंख ज़रूर खुली, लेकिन दूसरी दफ़ा जब क्लियर मेरे दिमाग ने, कानों ने आवाज़ सुनी, जागते दिमाग के साथ मैंने उस आवाज़ को सुना तो बाहर गई, बाहर कोई भी नहीं था। अगले दिन जगजीत घर आ गया। बीवी ने बात जगजीत से कही तो जगजीत ने कहा ये हो नहीं सकता, कैसे पॉसिबल है, दरवाज़ा कोई बाहर से खटखटाया और जब आप जाओ तो ना हो, तुम्हारा वहम होगा, ख्वाब में होगी। तो बीवी ने तफसील से बताया पहली रात तो मैं भी ख्वाब समझी, दूसरी रात तो क्लियर था। तो जगजीत ने कहा ऐसे तुम सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 1-2 दिन जगजीत वहां पे रहा, फिर उसी तरह रूटीन की तरह वो अपने काम पे रवाना हो गया। तकरीबन मुझे कहता है, जगजीत कहता है मुझे काम पे गए हुए ये तीसरी रात थी कि मेरी वाइफ वॉशरूम के लिए उठी। आज लिविंग रूम की लाइट जल रही थी। वाइफ ने कहा शायद मैं लाइट ऑफ करना भूल गई हूं। वाइफ जैसे ही लाइट ऑफ करने के लिए उस कमरे के अंदर दाखिल होने लगी तो उनको महसूस हुआ कोई तेजी से चलता हुआ पर्दे के पीछे चला गया है। अब वो समझी मेरा वहम है या वाकई कुछ ऐसा गया है। नींद की जब इस तरह की हालत होती है, आप अपने बेडरूम में उठते हैं और वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं तो एहसास होता है सामने कमरे की लाइट ऑफ है, ओहो लाइट तो ऑफ कर दूं। तो आप वॉशरूम जाने के बजाय उस कमरे की तरफ जाते हैं, जैसे ही उस कमरे के दरवाजे में दाखिल होने लगते हैं तो कोई तेजी से भागता हुआ पर्दे के पीछे चले जाता है। तो एक इंसान के ऊपर क्या गुजरती है, इंसान के अंदर खौफ का क्या आलम होता है। लेकिन वो एक बहादुर खातून थी कि उसके बावजूद कि उसकी दिल की धड़कन तेज़ हुई, इसके बावजूद कि वो डर सी भी गई, फिर भी मजबूर थी कि कोई घर में कोई इंसान तो नहीं घुस आया, मेरा बच्चा है, मैं अकेली हूँ, कौन है जो पर्दे के पीछे चला गया है।
रात की उस खामोशी के अंदर जहाँ इर्द गिर्द कोई भी बोलने की, किसी बशर की, किसी परिंदे की, किसी जानवर की, मेंढक की कोई भी आवाज़ नहीं थी, वहीं पे उस खामोशी के अंदर चलते चलते वो उस पर्दे के पास पहुंच गई। और जब उन्होंने पर्दे को हटा के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। या अल्लाह, या मेरे मालिक, क्या वाकई उनका ये वहम था या वाकई कोई था जो छुप गया था, गायब हो गया था। वापस आई, वॉशरूम गई, बच्चे को देखा, बच्चा सो रहा है। कुछ देर वहीं पे रहीं, जागती रहीं, जब कुछ ही चीज़ का कोई और मज़ीद एहसास ना हुआ सिवाय इसके कि वो लाइट ऑफ कर रही हैं, और जो कुछ भी महसूस हुआ था, चाहे वो नींद में था या जागती आंखों से था, अब नहीं था, वो सो गई। उससे नेक्स्ट रात उसी टाइम पे उनकी ऐसे खुद ब खुद आंख खुल गई जैसे किसी ने बाकायदा उनको जगा दिया हो। वो उठ के बैठी, सामने की तरफ देखा, कहीं लाइट तो नहीं जल रही, तो देखा सामने की भी लाइट ऑफ है। तो वो बेचैन सी होगी, मुझे जगाया किसने? तो इर्द गिर्द इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। लेटी रही, कब फिर नींद आई, फिर वो सो गई। अगली रात सेम उसी टाइम पे किसी ने बाकायदा इस तरह पाँव के साथ छेड़खानी की कि उनकी आंख खुल गई, और पाँव के ऊपर वो छेड़खानी से जो गुदगुदी हुई थी, उस गुदगुदी से जागी थी। उठ के फौरन पाँव वाली साइड पे देखा, किसने गुदगुदी की, किसने शरारत की? कोई भी वहां पे नहीं था, लेकिन किसी ने शरारत जरूर की थी। अगले दिन जगजीत घर पहुंच गया। ये सारी बातें बेगम ने जगजीत के साथ शेयर की कि इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। जगजीत ने अपनी बीवी को समझाया, हौसला दिया कि लगता है तुम ऐसे परेशान हो रही हो क्योंकि एक बड़ा घर है, बच्चा है। पहले वो छोटा अपार्टमेंट था, इर्द गिर्द लोग रहते थे, कोई मसला नहीं होता था। अब क्योंकि एक बड़ा घर है और कोई है भी नहीं, इधर उधर ये वो कमरे खाली, रात की तन्हाई, तो तुम इसलिए परेशान हो जाती हो, डर जाती हो। ऐसी कोई बात नहीं। 2 दिन वो अपने घर रहा, कोई भी वाकया नहीं हुआ। फिर वो अपनी नौकरी पे, जॉब पे, ट्रक ड्राइविंग पे चला गया। लेकिन जैसे ही जगजीत रवाना हुआ, उस रात एक अजीब व गरीब वाकया हुआ। आज जब फिर उसकी वाइफ की आंख खुली, इस अंदाज में जैसे फिर आज किसी ने उसको जगा दिया हो। फिर वो उठ के बैठी और इधर उधर देखना शुरू होगी, कौन है जिसने मुझे जगाया है, या मेरी आंख क्यों खुल जाती है। ये भी एहसास होता है कि इंसान घर में अकेला हो और जहां पे इस तरह के वाकयात हो रहे हो, खौफ से भी आंख खुल जाती है। हो सकता है खौफ से खुल गई हो, लेकिन जब उठ के बैठी तो फिर सामने उसी तरफ निगाह गई जिस तरफ वो लाइट जलती थी, तो देखा आज फिर वो लाइट जल रही है। आज तो उनको अच्छी तरीके याद था कि इस कमरे की मैंने आज लाइट ऑफ की थी, आज कैसे ये लाइट ऑन है, मैंने जब बुझा दी थी फिर कैसे ये लाइट जल रही है। और जब उस लाइट को बंद करने के लिए चलती हुई वो उस कमरे के करीब पहुंची, तो आज वो जो भी था, जो कुछ भी महसूस करवा रहा था, शायद आज अपना आप महसूस कराने को तैयार था। आज जब उनकी निगाह सामने सोफे पे पड़ी तो एक ब्लैक, काला स्याह, एक इंसानी कदो कामत का साया, और साया भी इस अंदाज में कि वो था तो साया, काला स्याह साया था, लेकिन बैठा इस अंदाज में था जैसे कोई इंसान बैठता है, जिस तरह मैं बैठा हुआ हूं, घुटनों को ऊपर कर लूं और घुटनों को ऊपर करके सर घुटनों में रख ले। तो ऐसे उसने अपने घुटने ऊपर किए हुए थे और अपना सर घुटनों में रखा हुआ था, उसका मुंह घुटनों में था और हाथ उसने ऐसे रखे हुए थे। क्लियर वो उस शैडो को देख सकती थी, जो काला स्याह साया जो सामने सोफे पे इस तरह बैठा था कि अपना सर घुटनों में रख के बैठा था। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक साया था, वो एक शैडो था। जैसे ही उसकी निगाह उस शैडो पे पड़ी तो उसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो कमरे की लाइट को ऑफ कर सके या मजीद एक भी कदम आगे बढ़ा सके। आज ये जो बैठा हुआ था, ये जिस अंदाज में बैठा था, जितना काला स्याह था, ये बिल्कुल वैसा था जो तेजी से भागता हुआ पर्दे के पीछे गया था। आज उसको समझ लगी वो मेरा वहम नहीं था जो भाग के पर्दे के पीछे गया था, मैंने पर्दे को हटाया था, कोई नहीं था, वो था, वो ये था।
आज वो अपना आप महसूस कराने चाहता था। आज जब उसको किसी ने जगाया था, उसको लगा था किसी ने मुझे बाकायदा जगा दिया है, और वो उठ गई और सामने उसकी निगाह लाइट पे पड़ी और उस तरफ लाइट बुझाने गई तो वो सामने बैठा था। वो इस अंदाज में जान के बैठा था, हाँ मुझे देख लो, मैं यहां पे हूं। रात का इस पहर वो चुप करके वापस तो आ गई, अपने शौहर को कॉल भी ना कर सकी, सिवाय इसके कि अपना दरवाज़ा मजबूती से बंद कर लिया कमरे का। और उनके मज़हब के, वो सिख मज़हब है उनका, उस हिसाब से जो कुछ भी उनको पढ़ना आता था वो पढ़ती रहीं। पढ़ते पढ़ते कब उनको नींद आ गई उनको पता नहीं लगा। लेकिन अगली शाम को उनके बच्चे ने एक अजीब सी बात की, जो माँ और ज़्यादा डर गई। बच्चे ने जब बाहर खेल रहा था तो माँ जब उसके करीब पहुंची तो बच्चा किसी के साथ ना सिर्फ खेल रहा था, उसकी तरफ देख रहा था। या माँ ने उसे पूछा कौन है, तो वो बच्चा जिस तरह मूवीज़, कार्टून और इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि एलियन होता है, नाम कोई नहीं देख सकता, एक बच्चे ने एक ऐसी चीज़ जिसको पहले कभी नहीं देखा और उसको नाम देना चाहेगा तो वो यकीनन जिस तरह कार्टून में चीज़ें देखता है तो उसने भी नाम दिया कोई एलियन है। और माँ ने पूछा किस सिमत है, जिस सिमत वो खेल रहा था उससे मुखातिब था, जिस तरह वो देख रहा था, जिस तरह वो बातें कर रहा था, जिस तरह खेल रहा था, तो वहीं पे उसने इशारा करके माँ को कहा एलियन है। और माँ जब उसको हाथ पकड़ के अंदर ला रही थी तो तब भी इस तरह बातें करता वो अंदर आ रहा था जैसे वो उसके साथ चलता हुआ आ रहा है। पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था, बल्कि अपनी राइट साइड की तरफ, एक हाथ माँ ने पकड़ा हुआ था और अपने राइट साइड की तरफ देखता आ रहा था और उसकी तरफ गर्दन हिलाता आ रहा था, जैसे वो भी साथ साथ चलता आ रहा हो। माँ देख रही है, बेटा चल रहा है, राइट साइड पे भी देखता आ रहा है, जो उसके साथ चल रहा है, जिसको उसने एलियन का नाम दिया है, वो भी साथ साथ अंदर आ रहा है। आज रात बहुत ही अजीब थी। कल उसने देखा था कुछ और आज बेटे ने कुछ और देख लिया था। कल शौहर ने पहुंचना था, लेकिन आज की रात उसने गुजारनी थी, जो आज बहुत भारी रात थी, उसने वो गुजारनी थी। शौहर पहुंच सकते थे किसी भी लम्हे, रात को भी पहुंच सकते थे, सुबह भी पहुंच सकते थे, क्योंकि ये इस तरह की ड्यूटी होती थी कि अगर वो रात को 1 बजे भी पहुंचा है तो वो रात को 1 बजे भी अपने घर आ जाता, सुबह 4 बजे भी पहुंचता तो सुबह 4 बजे भी अपने घर आ जाता था। उसके पास क्योंकि डोर की चाबियां होती थी, वो बेगम को जगाए बगैर सीधा अंदर आ जाता और आकर सो जाता। आज भी तकरीबन कोई 12:30-1 बजे का टाइम था। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, वो जो आवाज़ ठक ठक की आती थी अब वो बदल के छन 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 छन, जैसे कोई पायल पहन रखी हो किसी ने, अब वो पायल की आवाज़ में बदल चुकी थी। अब भी वो आवाज़ आती थी, सेम अपने टाइम पे आती थी, लेकिन पायल की सी आवाज़ में बदल गई थी। 12:30-1 बजे का टाइम था कि जब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ यकीनन जगजीत घर में दाखिल हो रहा था। उसने दरवाज़ा खोला और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद किया। खोलने की चाबी लगाने की उसकी आंख खुल गई। शायद वो आज रात ही ऐसी थी, बेटे ने देख लिया था, कल उसने देख लिया था, आज वो शायद कोशिश भी कर रही थी, सो नहीं पा रही थी। और जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो अलर्ट हो गई कि चलो शुक्र है जगजीत आ गया, हौसला हो गया। दरवाज़ा खोला जगजीत ने, दरवाज़ा बंद किया, सीधा वो किचन में गया, जो उसके पास वो उसका वो बॉक्स होता था, खाने का टिफ़न होता था, वो वापस वहाँ पे रखता था, उसके बाद बेडरूम में आता। तो वो सीधा किचन में गया और उसने जाके बर्तन वहाँ पे रखा। उसके बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, वो वॉशरूम में चला गया। बीवी इंतज़ार करती रही, अभी आएगा अभी आएगा। जब काफ़ी देर वो वॉशरूम से ना निकला तो बीवी ने वहीं से जगजीत को आवाज़ दी। जब 4-5 दफ़ा भी आवाज़ देने पे जगजीत की कोई आवाज़ ना आई और वो उठ के बैठ गई कि जवाब क्यों नहीं आ रहा, तो वो चलती हुई वॉशरूम के गई, दरवाज़ा नॉक किया तो पता लगा दरवाज़ा खुल गया है, अंदर कोई भी नहीं है। झांक के किचन में देखा तो कोई भी बर्तन, जो उसके रखने की आवाज़ आई थी टिफ़िन की, कोई बर्तन नहीं है। और दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा भी बंद था। आज डर गई, आज परेशान हो गई, शौहर के साथ रब्ता किया। शौहर ने कहा परेशान ना हो, मैं रास्ते में हूं, मैं आ रहा हूं। वेट करती रही कि कब शौहर पहुंचे और उसको मैं सारी बात बताऊं, क्योंकि अब वो वाकई डर चुकी थी, अब वो परेशान हो चुकी थी, अब वो घबरा चुकी थी।
बेटा सोया हुआ था वो, और उस बड़े से घर में अकेली बैठी इंतज़ार कर रही थी। वो एक बहादुर खातून के शौहर आए और उसको मैं बता चुका हूँ मामला यहाँ तक हो चुका है। दरवाज़ा खोल के अंदर आया, बर्तन रखा और किचन में से निकलने के बाद, टिफ़िन रखने के बाद बाथरूम में चला गया। और उससे भी ज़्यादा बेटे ने भी देख लिया और उससे भी ज़्यादा उसने अपना आप दिखा दिया। वो वहाँ था सोफे पे बैठा हुआ, जो एक दफ़ा भागा था तेज़ी से पर्दे के पीछे और छुप गया था, गायब हो गया था। उसने कल अपना आप दिखाया था। शौहर का इंतज़ार करते करते उसको ऊँघ सी आने लगी, और कब दरवाजे के अंदर जब चाबी लगने की आवाज़ आई तो वो जल्दी से उठ के बैठ गई, क्योंकि वो डर गई थी कि पहले भी चाबी लगी थी, इसी तरह कोई अंदर आया था, तो अब भी वही है या वाकई जगजीत आ चुका है। लेकिन इस दफ़ा दरवाज़ा खुलने की भी आवाज़ आई। फिर जब दरवाज़ा बंद हुआ तो उसका टोटली ध्यान उस दरवाजे की तरफ था, लेकिन कदमों की अब आवाज़ भी आ रही थी, और वो कदम चलते 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 उस बड़े बेडरूम की तरफ आ रहे थे। यहाँ तक कि जब उस बेडरूम के दरवाजे को खोला गया तो वो एक झटके से डर गई, लेकिन सामने जगजीत था। आज तो वो ये भी डर रही थी, सोच रही थी सामने खड़ा कोई जगजीत ही है या जगजीत का रूप धारे कोई है। और जब जीत बोला और इस अंदाज में बीवी के करीब आया तो वो समझ गई, हाँ ये मेरा शौहर, मेरा पति ही है, और भागी और भाग के उससे लिपट गई। आज वो डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई नहीं थी, वो एक बहादुर खातून थी। इतनी भी नहीं डरी हुई थी कि शौहर परेशान हो जाता, लेकिन इतना ज़रूर थी कि बता सकूं शौहर को कि मामलात इस हद तक हो चुके हैं। और उसने सारी बात शौहर को बताई। शौहर समझ तो गया। उसने कहा, हौसला रखो, मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन तुम ऐसा बता रही हो, ठीक है देखते हैं, परेशान मत हो। 2 दिन के लिए जगजीत घर आया था। जगजीत कहता है, उस रात तो मैं खैरियत से सो गया, रात तो बची ही नहीं थी, जो टाइम था सो गया। सारा दिन बच्चे के साथ, फैमिली के साथ गुजारा, बाहर से चीज़ें वगैरह लेके आए। आज पहली दफ़ा वो छन छन मैंने भी सुन ली। 11:20 का टाइम था, छन छन हुआ तो मैंने वाइफ से पूछा, ये आवाज़ कैसी थी? छन छन सी आवाज़ थी। उसने कहा, आपको आ गई? जगजीत बोला, हाँ मैंने सुनी है, क्यों, इसमें ऐसी क्या बात है? उसने कहा, ये वही आवाज़ है जो पहले ठक ठक की आती थी, बाद में छन छन में बदल चुकी है। शुक्र है आपको भी आज ये आवाज़ आ गई। ये है वो आवाज़ जो आप कहते थे मुझे तो कभी नहीं आती, आज आपको भी सुनाई दे गई। जगजीत कहता है, मैं सो गया। रात का कौन सा पहर था कि मैं गहरी नींद में था। बाकायदा 2 हाथ, बड़े से हाथ, मैं बिस्तर पे लेटा था, मेरी गर्दन के ऊपर आए, और इस तरह जिस तरह गर्दन दबाते हैं वैसे नहीं, जैसे इस तरह गर्दन को पकड़ के झटके से खींचते हैं। उन्होंने तो पंजाबी में एक वर्ड बोला, वो जैसे कबड्डी के पहलवान आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो जफ्फा मारते हैं गर्दन को पीछे से, उनके कुछ पंजाबी की वर्डिंग इस तरह की थी। मैं मुझे नहीं वो वर्डिंग जो उन्होंने कही, तो पंजाबी में उन्होंने प्योर कही ना, ठीठ, वो जो उनकी प्यारी सी पंजाबी है, इस तरह मैंने जफ्फा जा मार लिया। तो वो कहते हैं उन हाथों ने मुझे इस तरह जकड़ सा लिया गर्दन से, ऐसे जिस तरह 2 पहलवान लड़ते हैं और कबड्डी में गर्दन से जकड़ लिया जाता है, ऐसे जकड़ लिया गया। मैं था नींद में, लेकिन जब मेरी इसको जकड़ा गया तो एक झटके से मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुली तो उस लम्हे एकदम मैंने महसूस किया कि मेरी गर्दन को छोड़ दिया गया। आंख खोलते ही पहला सवाल जो दिमाग में आया, कोई वहम था, ख्वाब था या कोई हकीकत? अगर ख्वाब था या फिर हकीकत थी, एक बात जो उसी लम्हे दिमाग में आई, जिस अंदाज में जोर से मजबूत हाथों से मेरी गर्दन को जकड़ा गया था, दर्द क्यों हो रहा था उन हिस्सों पे जिन हिस्सों पे मेरी गर्दन को जकड़ा गया था। अगर यह ख्वाब था तो वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी भी वहां पे दर्द का सा एहसास था। और जब मैं उठ के बैठ गया, वाइफ को आवाज दी, वाइफ पहुंची तो मेरी गर्दन की तरफ देख के वो बकायदा बोली, आपकी गर्दन पे क्या हुआ है? रेड रेड सी हो रही है। अब नींद में ऐसा तो होने से रहा कि इंसान गलती से अपने हाथों से अपनी गर्दन को इस तरह जकड़ ले, दबा जरूर सकता है इंसान, लेकिन जकड़ नहीं सकता। इस गर्दन को तो बकायदा पहलवान की तरह जकड़ा गया था और दर्द हो रहा था। और बीवी ने 100% कह दिया था कि ये ख्वाब नहीं, सच है, गर्दन लाल क्यों हो रही है?
क्या हुआ गर्दन को? तो मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है, बाकायदा मेरी गर्दन को इस अंदाज में किसी ने जकड़ा है। और जिस वक्त मेरी गर्दन को जकड़ा गया और मैंने आंख खोली तो कहता है आंख खोलते ही पहला मेरा जो रिएक्शन था, मुड़ के मैंने पीछे देखा कौन खड़ा है मेरे पीछे जिसने मेरी गर्दन को जकड़ा है। और जब मैंने मुड़ के पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। जल्दी से मैं उठ के बैठ गया ये फैसला करने के लिए, नींद में था या वहम में था, अभी इस फैसले को कर ही रहा था कि दर्द का एहसास हुआ, गर्दन में दर्द हो रही है। उठ के देख भी लिया, इर्द गिर्द बेड के कोई भी नहीं है। वहीं पे बीवी को आवाज दी पास आई तो उसने भी कह दिया गर्दन लाल क्यों हो रही है। अब वो जो सारी बातें बता चुकी थी, मजीद रही सही कसर ये भी पूरी हो गई कि मैं जो बीवी को हौसला देता था आज खुद भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। जो भी था उसने तो मेरी गर्दन को आज दबा दिया था। उसके बाद रात को मैं जैसे कैसे डरा भी, हौसला भी किया, सो भी गया। लेकिन उसके बाद तो सिलसिले ऐसे शुरू हुए, ना सिर्फ बीवी को अब महसूस जो पहले होता था दिखाई देता था, अब उसमें मैं भी शामिल हो गया। जब मैं घर में आता तो कभी दरवाज़ा खुल जाता, कभी कोई शैडो तेज़ी से गुजरा है, बाथरूम में बैठे हुए मेरा दरवाज़ा भी उसी तरह खोल दिया जाता, बिस्तर पे मैं बैठा होता तो बिस्तर को हिला दिया जाता। बीवी ने कहा अब आपको एक मेरी बात कम ज़रूर याद आ गई होगी, जब भी मैं दूध लेके आती हूँ, ताज़ा फ्रेश दूध लेके आती हूँ, जैसे ही उसको बॉयल करने लगती हूँ वो गर्म हो जाता है। 2-3 दफ़ा तो ऐसा समझा, लेकिन जब वापस जाके शॉप वाले से कंप्लेन की कि आपका दूध ख़राब क्यों होता है, उसने कहा वाहिद बंदे हैं जो आके कंप्लेन कर रहे हैं, सब लेके गए, किसी ने कंप्लेन नहीं की, सिर्फ आपकी कंप्लेन आई है। वहाँ पर झूठ नहीं बोला जाता, वो फ़ौरन वापस कर लेते हैं। और जब वो ये कह रहे थे सिर्फ आपकी कंप्लेन आई है तो इसका मतलब है फॉल्ट दूध में नहीं है, फॉल्ट आपके घर में है। और अक्सर दूध खराब हो जाता। वहीं पे एक दिन वो बाहर से चावल लेके आई बीवी, बिल्कुल फ्रेश खाने के लिए रखे कि अभी थोड़ी देर तक खाते हैं। वापस आए मार्केट से, फ्रेश वगैरह हुए और जब खाने के लिए उठाए तो चावल खराब हो चुके थे, स्मेल आ रही थी। हैरान हो गए दोनों कि ये तो बिल्कुल ताज़ा थे, इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गए। उठाया, जाके बाहर जो रखी होती है एक बड़ी सी उनकी बनी होती है डालने के लिए, उसके अंदर बाकायदा फेंक दिए। और वो किस तरह पैकिंग में होते हैं, एक शीट के अंदर वो पैक हुए होते हैं, और जब आप फेंकते हैं तो सारे चावल नीचे गिर गए, शीट उनके ऊपर पड़ी थी। और जब सुबह उठे तो घर से एक अजीब सी बदबू सी आ रही थी, अजीब ही बदबू आ रही थी। ढूंढते ढूंढते कहते मैं बदबू का पीछा करते हुए जब बाहर तक पहुंचा तो बाहर उसी बास्केट में से आ रही थी जिसमें चावल डाले गए थे। जब मैंने उसको खोल के देखा तो इंतहाई हैरान रह गया। चावल वापस उसी प्लेट में, जिस तरह प्लेट वो बनी हुई होती है एक शीट सी, उसके अंदर वापस जिस तरह रखे हुए थे रखे हुए, उसी के अंदर पैक हुए, बाहर निकाल के किसी ने रखे थे। जो अंदर चावल डाले गए थे अंदर एक भी चावल नहीं था। ये कैसे पॉसिबल था? कहते हैं मैंने खुद चावल उंडेल दिए थे और जो प्लेट थी पहले उसको उंडेल दिया उसके अंदर और उसके ऊपर प्लेट फेंक दी। ऐसा कौन कर सकता है कि पूरे चावल उठा के उसके अंदर वापस उस अंदाज में सजा के रखे गए जिस तरह नई पैकिंग में आते हैं और बाहर निकाल के रखे गए। और हैरत की बात ये थी उस बॉक्स के अंदर वो जो होता है कूड़े के लिए, उसके अंदर मोटे मोटे कीड़े बन चुके थे, चावल एक भी नहीं था। कहता है मैंने उनको शॉपरों में बंद किया, वो जो बाहर रखे थे उनको जाके फेंक आया और पूरे उनको उठाया, उनको धोया, पाइप से सर्फ से धोया, साफ़ किया, लेकिन उसके बावजूद उनमें से स्मेल नहीं जा रही थी। क्योंकि अब जो नई आफत घर में शुरू हो गई थी, अब इंतहाई बुरी स्मेल आना शुरू हो जाती। अब उस स्मेल को जो बीवी पहले महसूस करती थी और मुझे कहती थी मैं सुनता नहीं था, अब उस स्मेल को मैं भी सूंघ पा रहा था। अब मुझे भी वो स्मेल महसूस हो रही थी। अब इस घर में बहुत सारे वाक़यात हो रहे थे क्योंकि हमने शिफ्ट किया था और एक वहाँ पे शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं होता। तो तकरीबन हमने 7-8 महीने बहुत मुश्किलों से गुजारे। उसके बाद फैसला किया, आए दिन कोई ना कोई वाक़या होता था। बेटा भी देखना शुरू हो जाता था, बेटा बातें करना शुरू हो जाता था, बीवी बहुत कुछ देख चुकी थी। लेकिन हमने फैसला किया कि अब हमें यहाँ से निकलना है। तो कोई दूसरे घर को ढूंढ के उसके शिफ्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए हमें घर ढूंढते ढूंढते इतना टाइम लग गया कि 7-8 महीने हमें वहाँ पर गुजर गए। मजबूरी थी हमारी इसलिए कि हमें घर मिल नहीं रहा था, मुझे जॉब पे भी जाना होता था और जो 2 दिन की छुट्टी मिलती थी उसमें आके मैं घर ढूंढता था।
लेकिन हम वहाँ पे वाक़यात होते रहे। ये यकीन हो गया था, जिसको बीवी ने देखा था, जिस तरह बैठे हुए देखा था, छुपते हुए देखा था, जिसने मेरी गर्दन को दबाया था दरवाज़ा खुलते हुए, मैंने क्लियर शैडो तो नहीं देखा था, लेकिन उसकी तमाम एक्टिविटीज़ मेरी आंखों के सामने होती थी। मैं जो बिलीव नहीं करता था, मैं जो इन चीज़ों को नहीं मानता था, मैंने मानना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे बेड को भी कई दफ़ा हिलाया गया, मेरी गर्दन को दबाया गया, बाथरूम में बैठे हुए मेरे दरवाजे को खोल दिया गया, छन छन की मैंने आवाज़ सुन ली, दूध का डब्बा रखा हुआ और मेरी आवाज़ आती है गिरने की, मैं बाहर जाता हूँ तो वो गिरा हुआ। इसी तरह जब कभी चीनी का बर्तन, कभी चाय का बर्तन, कभी बच्चे की फुटबॉल खेलने वाली ऐसे कूदती फिर रही है जैसे कोई उसके साथ खेल रहा है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात वो कहता है, जगजीत कहता है, मैंने भी देख लिए थे। इसलिए अब निकलना मकसद था, लेकिन घर ढूंढ रहे थे, घर मिले तो निकले, और आखिरकार एक दिन ऐसा आ गया, घर मिल गया। हम बहुत खुश थे कि इस घर से हमारी जान छूटेगी। वो जो भी था उसने हमें फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन रहना बहुत मुश्किल हो गया था, सोना बहुत मुश्किल हो गया था। खुद सोचिए कि ऐसा घर जिसमें रात को आप सोए हुए हैं तो वहाँ पे रात को आवाज़ आती है, बॉल खुद से चलती फिर रही है, ऐसे जैसे कोई नज़र नहीं आ रहा उस बॉल से खेल रहा है, छन छन की आवाज़ आ जाती है, आपके बेडरूम का दरवाज़ा खुल जाए और वो जो सामने टेबल पड़ी है उसको कोई सिरका दे, वो जो सामने ट्रॉली पड़ी है, उस ट्रॉली को, चाय वाली ट्रॉली है जिसमें आप चाय लेके जाते हैं, उस ट्रॉली को कोई सामने से सिरका दे, वो सामने कुशन पड़े हैं, इनको कोई हिला दे, कैसे बंदा रह सकता है उस घर में। लेकिन उनकी मजबूरी थी, वो दोनों बहुत बहादुर थे मियाँ बीवी, इसलिए सर्वाइव कर रहे थे, रह रहे थे। और जब घर मिल गया तो कहते हैं हमने फौरी तौर पे शिफ्टिंग करनी शुरू कर दी। सब कुछ शिफ्ट हो चुका था। आखिरी मेरा चक्कर था जब मैंने सामान जो आखिरी रह गया था वो गाड़ी में डालना था, बड़ी जगह गाड़ी में लेके गया हुआ था, और उसके बाद घर खाली हो जाता। मैं अंदर गया, वही घर जहाँ पे हमने इतने टाइम गुजारे थे, वहीं पे वो जो भी रहता था या रहते थे, जितने भी थे, एक था या ज़्यादा थे, फैमिली थी या एक था, क्योंकि कभी कभी एहसास होता था एक नहीं कई हैं, उधर से भी आवाज़ आई, उधर से भी आई, उधर से भी आई। तो वो जो फैमिली थी, यकीनन वो इस वक्त मुझे देख रही होगी। मैं सामान उठा रहा था, आखिरी सामान भी उठा रहा था, और वो जानते थे कि हम जा रहे हैं। लाइट भी जा चुकी है। ओके, तो कह रहा है जब मैंने सारा सामान उठा लिया और आखिरी बॉक्स उठा के मैं निकलने लगा और दरवाज़ा बंद करने के लिए जब मैं दरवाजे की तरफ गया तो मैंने सामने की तरफ देखा, वही शैडो जो मेरी वाइफ ने देखा था बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आज इस अंदाज में हाथ रखे खड़ा था, जैसे मुझे देख रहा हो कि ओके जा रहे हो यहाँ से। वो बिल्कुल क्लियर एक शैडो था, बिल्कुल कदो कामत एक इंसान जितनी थी, जिस तरह इंसान का एक कद होता है उसी तरह का उसका कद था। वो काला स्याह था, उसके बाजू थे, उसकी टांगें थी बाकायदा तौर पे, उसका गर्दन जिस तरह होती है, मुंह होती है, बिल्कुल उसकी गर्दन तो थी लेकिन बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल सी थी, उसमें आंखें, नाक, मुंह, कान कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ काला स्याह। और ऐसा काला स्याह था, उसके आर पार भी मैं देख सकता था, उसके बावजूद शदीद काला स्याह था। उसकी जिसामत, उसका हुलिया बिल्कुल एक इंसान की तरह था, और वो सामने ऐसे बाजू रखा खड़ा मुझे देख रहा था। मेरी जैसे उस पर निगाह पड़ी, वो बिल्कुल मेरे सामने था। मैंने उसको देख तो लिया, लेकिन फौरी तौर पे मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि बस मुझे निकलना है, इससे पहले मज़ीद ये मेरे सामने आया कोई नुकसान पहुँचाए। खैर, मैंने अपने आप को रिलैक्स महसूस किया कि दरवाज़ा बंद हो चुका है, सामान मैंने उठा लिया, अब इस घर में मुझे दाखिल नहीं होना, अंदर अब नहीं जाना। मैंने गाड़ी में सामान रखा, रिलैक्स हो गया और बिल्कुल मैं रवाना हुआ। अभी मुझे रवाना हुए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आज फिर मेरी गाड़ी का शदीद एक्सीडेंट हुआ। या जिस दिन हमने यहाँ पे सामान शिफ्ट किया था उस दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, या जिस दिन मैं सामान लेके जा रहा था, दरवाज़ा बंद करने लगा तो वो सामने आके मुझे अपना जलवा करा रहा था, नज़ारा करा रहा था, हाँ ये खड़ा हूँ, मुझे देख लो, मैं हूँ जो इस घर का मालिक हूँ। तो मैंने दरवाज़ा तो बंद कर दिया, उसको खुदाफिज किया बगैर। पता नहीं क्या हुआ कि इतना शदीद मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आज भी मेरी गाड़ी तबाह हो गई लेकिन मैं बच गया था। जगजीत कहते हैं उसके बाद कभी भी हम उस घर की तरफ नहीं गए। और ये कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई है ये 2019 और 20 की है, 2019 का एंड और 20 का शुरू, जो 7-8 महीने उन्होंने उस घर में गुजारे हैं अमेरिका के अंदर। वो कहते हैं पहले मैं मानता नहीं था इन चीज़ों को, लेकिन मेरे साथ जब ये हुआ, मेरी फैमिली के साथ हुआ, मैं मानता हूँ जिन्नात ये चीज़ें होती हैं। पहले मैं बिल्कुल नहीं मानता था।
उसके बाद अभी जाके किसी ने मेरी कहानी उनको भेजी और उन्होंने कहानियाँ सुननी शुरू की, तो कहते हैं मुस्तकिल पुरानी नई जितनी भी आपकी कहानियाँ मैं सुनता जा रहा हूँ, एक ख़त्म होती है दूसरी लगा लेता हूँ, एक ख़त्म होती है दूसरी लगा लेता हूँ। तो इतना अच्छा लगता है मुझे, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कहानी को भी आप, उन्होंने कहा, आप इसमें शामिल करें। आपकी ज़ुबान से सुन के मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके सुनाने का अंदाज़ इतना ज़बरदस्त है कि मज़ा आ जाता है। तो मेरी, उन्होंने कहा, सच्ची कहानी आप इसको शामिल करिए। उनकी कहानी थी जी जगजीत की, उनका रियल नाम है, यूएसए में रहते हैं और जो उनकी स्टेट है वो मैं छुपा रहा हूँ। उन्होंने कहा कोशिश करिए, क्योंकि जो पाजी जिसको कह रहे थे इन्होंने घर लेके दिया था, उनका घर है, अगर कहीं वो सुन लेते हैं आपकी कहानी तो उनको शायद बुरा लगेगा कि यार अगर घर में कुछ ऐसा था तो कम से कम बताते तो ना। क्योंकि कहते हैं पाजी से मैं जब इसके बारे में बात की थी तो उन्होंने यही कहा था, पाजी ने यही कहा था कि यार आपसे पहले तो किराएदार रहते रहे, उनके साथ तो कभी मसला नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। खैर सिक्योरिटी की गाड़ी है। तो ये थी जी आज की कहानी जो जगजीत ने मुझे भेजी, और आप भी मुझे अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं इसी में शामिल करूंगा। तरीका वही है जो हर दफ़ा मैं बताता हूं, ताकि नए आने वाले लोग भी अपनी कहानी भेज सकें। वॉइस मैसेज करके भी अपनी कहानी को रिकॉर्ड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिस तरह वॉइस मैसेज करते हैं, लंबा सा एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कीजिए, कहानी को। अच्छा, वॉइस मैसेज का भी एक मैं तरीका बता दूं। बहुत सारे लोग वॉइस मैसेज को ना दबा के रखते हैं और बोलते रहते हैं। उसका एक और तरीका भी होता है, जब आप उसको दबाते हैं ना, दबाने के बाद उसको ऊपर की तरफ कर दिया करें हाथ से। तो जब आप ऊपर से उसको कर देंगे तो वो फिर आपकी रिकॉर्डिंग चलती रही, इसलिए आपको दबा के नहीं रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड चलता रहेगा। और जब आप कर लें वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर लें तो उसी को दोबारा से दबाएंगे, बंद हो जाएगी। आप वॉइस मैसेज करके भी कहानी को जी मुझे भेज सकते हैं, लिख के भी, उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन में भी लिख के भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप वॉइस मैसेज करेंगे तो डिलीट उस वॉइस मैसेज को तब तक नहीं करना जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। और अगर आप लिख के भेजेंगे उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन में, या वॉइस मैसेज करेंगे तो आखिरी लफ्ज़ इंग्लिश में या उर्दू में लाजमी आप लोगों ने STORY स्टोरी लाजमी लिखना है एंड पे। वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, आखिरी लफ्ज़ आपका क्या होना चाहिए, एंड में लास्ट वर्ड होना चाहिए स्टोरी STORY। और आपने भेजना किस पे है, मेरा व्हाट्सअप के नंबर पे, जो पाकिस्तान से बाहर वाले हैं पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। और पाकिस्तान से मिलाएंगे 031366555500। आज की आपके अपना स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।